नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। गुजरात में पाटीदार आंदोलन के दौरान हिंसा के बाद मेहसाणा में कर्फ्यू, मोबाइल इंटरनेट पर रोक, बंद के ऐलान के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा, राज्य के हालात पर केंद्र की नजर। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में करीब 80% मतदान, 56 सीटों पर 383 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। हंदवाड़ा मामले में पीड़ित लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने भी छेड़छाड़ की बात से किया इनकार। घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल, सेना प्रमुख ने दौरा कर हालात का लिया जायजा। भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का ईरान ने दिलाया भरोसा। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश और व्यापार से जुड़े कई और मसलों पर सहमति। चाबहार परियोजना को जल्द पूरा करने पर जोर। और इक्वाडोर में भूकंप से अब तक 246 की मौत, 2500 से ज्यादा जख्मी। 6 प्रांतों में इमरजेंसी, राहत और बचाव के लिए नेशनल गार्ड तैनात। गुजरात में आज पाटीदार के बुलाए बंद को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रविवार को मेहसाणा शहर में पाटीदार के जेल भरो आंदोलन के हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। साथ ही मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। सूरत में 400 से ज्यादा पाटीदार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से बात करके ताजा हालात की जानकारी ली। प्रदर्शनकारी पाटीदार की मांग हार्दिक पटेल को रिहा करने की है। गुजरात में पटेल समुदाय का आंदोलन रविवार को एक बार फिर हिंसक हो गया, जिसके चलते प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ी। इस आंदोलन का मकसद आरक्षण की मांग और हार्दिक पटेल की रिहाई को लेकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का था, लेकिन प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प ने इसकी तस्वीर बदल कर रख दी। प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी की तो पुलिस ने भी हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। हिंसक घटनाओं के बाद राज्य के 4 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई और मेहसाणा में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। जो 2 प्रॉपर्टी हैं गवर्नमेंट की, एफसीआई के गोडाउन और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, उनको जलाने की कोशिश की और उन्हें कुछ पार्ट जलाया। और ये सब पुलिस ने एक्शन लेके अभी कंट्रोल किया है। 144 सिटी में लागू किया है ताकि शांति रहे और साथ में इंटरनेट को भी बैन किया। वही पाटीदार नेताओं का कहना है कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था और इसके बारे में पुलिस को भी पहले से इत्तला कर दी गई थी। हिंसा के दौरान हुई पुलिसिया कार्रवाई में कई लोग घायल हुए हैं। 25-26 अगस्त को भी ऐसा पुलिस दमन हुआ था और हमने मांग भी की है कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी उसको सस्पेंड करो, तो आज तक किसी को सस्पेंड नहीं किया। और आज भी जो दमन किया हुआ है तो उनको भी अब तक कोई सरकार ने प्रतिक्रिया नहीं दी। तो हमें लगता है कि एक बार इसे एक और समाधान की सरकार बात करी है और दूसरे मुंह से ऐसे पुलिस हमारे पर लाठीचार्ज और पाटीदार समाज पर अत्याचार हो रहा है, तो इससे पाटीदार समाज बहुत दुखी है। आंदोलनकारियों ने हिरासत में लिए गए पाटीदारों को तुरंत छोड़ने की भी मांग की गई है। गौरतलब है कि गुजरात में पाटीदार आंदोलन पिछले साल शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व हार्दिक पटेल कर रहे हैं। फिलहाल वो देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर का मतदान पूरा हो गया। दूसरे दौर की 56 सीटों पर 80% मतदान दर्ज किया गया। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। हालांकि कांग्रेस ने मतदान में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी टीएमसी के पक्ष में काम कर रहे हैं और ये सब कुछ केंद्र की मिलीभगत से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में रविवार सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। राज्य के उत्तरी और मध्य हिस्से के 7 जिलों की 56 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। सिलीगुड़ी, मालदा और बीरभूम में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर में भी मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली।
cases where we found that some complaint came against the polling personnel, immediately Commission has acted very swiftly. कुछ इलाकों से राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच झड़पों की खबरें जरूर आईं, लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से मुकम्मल हुआ। Polling process by and large was peaceful. There were few incidents of clashes near the polling stations were reported. Immediate and prompt action was taken. दूसरे दौर में 383 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 105 पर मतदान पूरा हो गया, जबकि बाकी सीटों के लिए 4 चरण बचे हैं। 5 मई को आखिरी दौर के मतदान के बाद 19 मई को नतीजों का ऐलान होगा। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, सिलीगुड़ी। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। इस सिलसिले में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णानगर और कोलकाता में रैलियां की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी हार मान चुकी है और इसलिए वो राजनीतिक पार्टियों से मुकाबला करने की बजाय चुनाव आयोग से लड़ रही हैं। पढ़ाई, जवानों को कमाई और बुजुर्गों को दवाई। पढ़ाई, कमाई और दवाई, इन्हीं 3 दावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। उन्होंने नादिया जिले के कृष्णनगर और कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में जनसभाएं की। प्रधानमंत्री ने राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने लेफ्ट के खिलाफ मिले जनादेश का सम्मान नहीं किया। बड़ी आशा के साथ दीदी को लाए, पश्चिम बंगाल के परिवर्तन के लिए लाए, लेकिन परिवर्तन दीदी में ही हो गया। इससे पहले उन्होंने नादिया जिले के कृष्णनगर में सभी राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग का सम्मान करने की बात भी कही। हम सभी राजनीतिक दलों का दायित्व बनता है, सभी उम्मीदवारों का दायित्व बनता है कि हम इलेक्शन कमीशन का आदर करें, नीति नियमों का पालन करें। अरे चुनाव तो आए जाएंगे दीदी, लेकिन अगर संस्थाएं टूट जाएगी, संस्थाएं खत्म हो जाएगी, तो देश नहीं चल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की राजनीतिक स्थिति से तुलना करते हुए बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन पर भी सवाल उठाए। वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने प्रधानमंत्री के आरोपों को नकारते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी को खारिज कर रही है। This is the response. There is no alliance, there is no understanding, but people are responding in a big way. And that is what is leading the Prime Minister to this desperation. And that is the only thing that I can comment. राज्य में तीसरे चरण के लिए 62 सीटों पर 21 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनावी सभाओं से पहले प्रधानमंत्री ने बीमार चल रहे स्वामी आत्मस्थानंद से भी अस्पताल जाकर मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर तीसरे दौर के लिए मंगलकोट, भातार और खंडघोष में टीएमसी की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और वाम दल पर तीखा प्रहार करते हुए जनता से विकास के नाम पर तृणमूल कांग्रेस को वोट देने की अपील की। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां भी गिनवाई। साथ ही वाम दल के 34 साल के राज पर कई सवाल उठाए। टीएमसी अध्यक्ष ने नारदस्टिंग पर बोलते हुए इसे चुनाव के दौरान होने वाली साजिश करार दिया। उनका कहना था कि वो जांच मुकम्मल होने का इंतजार कर रही हैं। और अब कुछ और अहम खबरें। हंदवाड़ा मामले में पीड़ित लड़की का बयान कल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया। इसमें उसने पहले के बयान पर कायम रहते हुए कहा है कि मंगलवार को सेना के किसी भी जवान ने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। बयान के वक्त लड़की के साथ उसके पिता भी मौजूद थे। इस बीच पिछले 5 दिनों से जारी प्रदर्शन और हड़ताल के बाद कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। बारामूला और बनिहाल के बीच रेल सेवाएं रविवार सुबह बहाल हो गईं। राजधानी श्रीनगर से सभी पाबंदियां हटा ली गई हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में कुछ पाबंदियां अभी भी जारी हैं। इस बीच कश्मीर घाटी में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। तनाव के मद्देनजर सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने कल उधमपुर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और प्रदेश टैक्सी यूनियन की आज होने वाली हड़ताल अब नहीं होगी।
परिवहन मंत्री के साथ बैठक के बाद कल रात इस हड़ताल को वापस ले लिया गया। संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सोनी का कहना है कि उनके साथ हुई बैठक में परिवहन मंत्री ने उनकी मांगों को मान लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐप आधारित अवैध टैक्सी ऑपरेटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। साथ ही ऑटो रिक्शा के 1000 नए परमिट जारी करने का भी लिखित आश्वासन दिया है। मांगे गई थी, उन्होंने सारी मांगे मान ली। ये लिखित रूप में उन्होंने दे दिया जो हम चाह रहे थे। हाँ, स्ट्राइक हो गई, वापस कर दी। दिल्ली में किसी तरह की स्ट्राइक नहीं है। सारे संगठन दिल्ली के ऑटो संगठन और डिवीजन के सहयोग में खड़े हैं और पूरे दिल्ली के अंदर सुचारू रूप से टैक्सियां, ऑटो सारा चल रहा है। पूछो ऐप चल रहा है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ओडिशा के देवगढ़ में हुए एक बस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। बस में 40 लोग सवार थे। बस देवगढ़ से बारगढ़ के रेमटा को लौट रही थी और ये पहाड़ी इलाके तेलियाबानी गायलू घाट पर 250 फीट से ज्यादा गहरे गड्ढे में जा गिरी। दमकल विभाग और पुलिसकर्मियों ने बचाव अभियान चलाया है। घायलों को इलाज के लिए देवगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीषण गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। देश के ज्यादातर इलाकों में पारा 40 के पार पहुंच गया है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू जानलेवा साबित हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने देश के पूर्वी और उत्तरी इलाकों में अगले 48 घंटों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। इस बीच हिमाचल प्रदेश और मेघालय के कई हिस्सों में कल बारिश के साथ ओले पड़े। देश के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी के कारण जनजीवन पर असर पड़ रहा है। ओडिशा के तितलागढ़ शहर में देश का सबसे अधिक तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोनपुर में पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इस बीच राज्य में लू से कल 3 और लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच जाने से गांगेय क्षेत्र में भयंकर लू चल रही है। वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में तापमान 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अभी अप्रैल में ये हाल है तो पता नहीं मई कैसे निकलेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक 40.1 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब, हरियाणा में भी लू चल रही है और लोग गर्मी से बेहाल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में पारे में लगातार बढ़ोतरी से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत गर्मी लग रही है, 2-2 मिनट में प्यास लग रही है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि क्या होगा। बेकार है एकदम, कंडीशन एकदम धूप में चलना बेकार वगैरह। बस सिर दर्द एकदम इतना हो जा रहा है कि कोई करने वाली बात नहीं है। एकदम परेशान हो जा रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी गर्मी का कहर जारी है। हैदराबाद के चिड़ियाघर में पशु पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। Tunga grass is used to cover the roofs and shade net, various percentage shade nets are available. So shade nets are being used as well as gunny rolls which are constantly kept wet so as to keep the animals cool in the hot weather. हालांकि मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में अगले 2 दिनों के भीतर तापमान में गिरावट की उम्मीद जताई है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है जिसकी वजह से वेस्टर्न हिमालय रीजन में अधिकतर स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है और दिल्ली और एनसीआर या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है टेम्परेचर जो है 2 से 4 डिग्री तक कम होंगे। इधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश के साथ ओले गिरने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। वहीं मेघालय में मानसून से पहले ओले के साथ बारिश की वजह से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। केंद्र सरकार ने भारत में रहने वाले पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है। पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया आसान की जाएगी।
गृह मंत्रालय से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लंबी अवधि का वीजा देकर संपत्ति खरीदने, बैंक खाता खोलने, पैन और आधार संख्या मुहैया कराने पर भी विचार किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों की संख्या लगभग 2 लाख हो सकती है, जिनमें ज्यादातर हिंदू और सिख हैं। सरकार ने पिछले साल सितंबर में 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए अल्पसंख्यक समुदाय के बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों को मानवता के आधार पर यात्रा दस्तावेजों की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी रहने की छूट दी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपनी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में रविवार को रूस पहुंच गए। यहां उन्हें रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेना है। तेहरान से रूस रवाना होने से पहले विदेश मंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश और चाबहार परियोजना को जल्द पूरा करने समेत व्यापार से जुड़े तमाम मसलों को जल्द हल करने पर सहमति बनी। रूस रवाना होने से पहले विदेश मंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ाने और निवेश से जुड़े मसलों पर चर्चा हुई। ईरान के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि उनका देश भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरा करने में भरोसेमंद साझेदार बना रहेगा। इस दौरान ईरान के तेल और गैस क्षेत्र में भारतीय निवेश बढ़ाने पर सहमति भी बनी। प्रतिबंध हटने के बाद से भारत ईरान में करीब 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश कर चुका है। Iran said it would be happy to participate in the refinery sector in India. On Farzad B, both sides took note of the constructive discussions held during the recent visit to Iran of our Minister of State for Petroleum and Natural Gas. The Indian side welcomed the decision taken by the Iranian side to keep the Farzad B field outside the auction basket. इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ से मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री ने तरजीही व्यापार करार, दोहरे कराधान से बचाव की संधि और द्विपक्षीय निवेश संधि पर बात की। दोनों देशों के बीच आपसी निवेश और व्यापार को प्रोत्साहन देने पर सहमति बनी। भारत ने चाबहार बंदरगाह से जुड़े तमाम मसलों को जल्द सुलझाने और परियोजना को जल्द पूरा करने में सहयोग का भरोसा दिलाया है। In the context of the economic partnership between India and Iran, both sides discussed the progress on the Chabahar project. Both sides agreed that the commercial contract on Chabahar, as well as the modalities for extending the $150 million line of credit for Chabahar port, should be signed in the very near future. इसके बाद विदेश मंत्री रशिया, इंडिया, चीन यानी RIC की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को रवाना हो गई। यहाँ RIC बैठक के अलावा उन्हें रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेना है। यहाँ उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हो सकती है। इस दौरान जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर पर प्रतिबंध के खिलाफ सुरक्षा परिषद में चीन के रुख पर बात हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रविवार को शंघाई में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रक्षा निर्माण क्षेत्र में मेक इन इंडिया की जोरदार वकालत की। रक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय समुदाय के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पर्रिकर आज चीन के रक्षा मंत्री चांग वानक्वान और केंद्रीय सैन्य आयोग के वाइस चेयरमैन जनरल फैंग चांगलोंग समेत शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में शिरकत करेंगे। रक्षा मंत्री का चीन के प्रधानमंत्री ली केक्यांग से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। इस दौरान आतंकवादी मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध के खिलाफ चीन के रुख पर भी चर्चा होगी। सऊदी अरब और ईरान के बीच जारी मनमुटाव के चलते तेल उत्पादन स्थिर करने की डील खतरे में पड़ गई है। रविवार को दोहा में आयोजित प्रमुख तेल उत्पादक देशों की बैठक में सऊदी अरब ने कहा कि ईरान को शामिल किए बिना इस डील का कोई मतलब नहीं है। इससे पहले ईरान ने इस बैठक से दूर रहने का फैसला किया था। ईरान का कहना है कि हाल ही में प्रतिबंध हटने के बावजूद वो प्रतिबंध लगने से पहले की उत्पादन क्षमता हासिल नहीं कर पाया है। ऐसे में तेल उत्पादन स्थिर करने से बाजार में उसकी वाजिब हिस्सेदारी प्रभावित होगी। हालांकि कतर समेत कई देशों ने उम्मीद जताई है कि तेल कीमतों में लगातार कमी के चलते ये डील संभव है। The meeting concluded that we all need time for further consultation, and from now till June meeting in OPEC
इक्वाडोर में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। यहां अब तक 246 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। राहत और बचाव के काम में सेना के 10,000 जवान और करीब 5,000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। मनाबी समेत 6 प्रांतों में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। इस बीच इक्वाडोर में अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंचने लगी है। सरकार ने कहा है कि मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों का इलाज अभी पहली प्राथमिकता है। गिरे मकान, टूटे पुल और घबराए लोग, ये मंजर है इक्वाडोर का, जहां भूकंप ने भारी तबाही मचाई। मांटा, पोर्तोवीजो और ग्वाक्विल में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। राजधानी क्विटो में भी भारी नुकसान हुआ है। भूकंप के बाद बिजली और मोबाइल सेवाएं पूरी तरह बाधित हैं। de afectación en zonas de represas, represamientos de agua o multipropósitos que administran recursos hídricos en estos momentos. इक्वाडोर भूकंप संस्थान का कहना है कि पूरे देश में तबाही हुई है। मरने वालों की सही तादाद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव का काम जारी है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। Los bomberos están realizando su trabajo directamente sacando el cuerpo de una persona que lamentablemente falleció. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 थी। भूकंप का केंद्र म्यूजेन शहर से 27 किलोमीटर दूर जमीन में 19 किलोमीटर की गहराई पर था। ये जगह राजधानी क्विटो से करीब 173 किलोमीटर दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्राजील के राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्राजील की संसद के निचले सदन चैम्बर ऑफ डिप्टीज ने राष्ट्रपति रूसेफ डिल्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पारित हो गया है। रविवार को संसद के निचले सदन में उनके खिलाफ प्रस्तावित महाभियोग पर चर्चा के बाद वोटिंग हुई और 367 सांसदों ने महाभियोग के पक्ष में वोट किया है। वोटों की गिनती अभी भी जारी है और महाभियोग समर्थकों की संख्या बढ़ सकती है। महाभियोग चलाने के लिए कुल 513 सांसदों में से 342 के वोट की जरूरत थी। प्रस्ताव पारित होने के बाद डिल्मा के खिलाफ अगले महीने संसद के ऊपरी सदन में महाभियोग चलेगा। डिल्मा पर 2014 में बजट कानून का उल्लंघन करने का आरोप है। इराक में रविवार को शिया नेता मुख्तदा अल सद्र के सैकड़ों समर्थकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मंत्रिमंडल में प्रस्तावित फेरबदल को संसद में जल्द मंजूरी देने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले मुख्तदा अल सद्र ने शनिवार को प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी के नए मंत्रिमंडल को मंजूरी न मिलने पर प्रदर्शन करने की धमकी दी थी। संसद में भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे मंत्रियों के बदले अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करने का प्रस्ताव इराक की संसद में लंबित है। कभी क्रूर सास तो कभी सख्त मां का किरदार जीवंत करने वाली अभिनेत्री ललिता पवार की आज जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1916 में हुआ था। तकरीबन 600 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। ललिता पवार श्री 420, 9211, सुजाता, हम दोनों, प्रोफेसर, 100 दिन सास के, मिस्टर एंड मिसेस जैसी यादगार फिल्मों में नजर आईं। ऋषिकेश मुखर्जी ने ललिता पवार की प्रतिभा को नई दिशा दी। उन्होंने फिल्म अनाड़ी में ललिता को ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से कोमल मिसेस डिसूजा की भूमिका दी। इस किरदार ने न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। रामानंद सागर ने धार्मिक सीरियल रामायण बनाया तो इसमें मंत्रा दासी की भूमिका के लिए ललिता पवार को चुना। कैंसर की वजह से 24 फरवरी 1998 को ललिता पवार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। विनय से यही सीख कर आई है। मुझे नौजवानों के चाल चलन पर भरोसा नहीं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त आपको भी अपने चाल चलन का यकीन दिलाना होगा मुझे। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। सुना नहीं तूने क्या कहा मेरी? देखो देखो इस कपूत को, उल्टा जवाब पकड़ाता है मुझे। चोरी तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।
गुजरात में पाटीदार आंदोलन के दौरान हिंसा के बाद मेहसाणा में कर्फ्यू, मोबाइल इंटरनेट पर रोक, बंद के ऐलान के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा। राज्य के हालात पर केंद्र की नजर। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में करीब 80% मतदान, 56 सीटों पर 383 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। हंदवाड़ा मामले में पीड़ित लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने भी छेड़छाड़ की बात से किया इनकार। घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल, सेना प्रमुख ने दौरा कर हालात का लिया जायजा। भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का ईरान ने दिलाया भरोसा। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश और व्यापार से जुड़े कई और मसलों पर सहमति। चाबहार परियोजना को जल्द पूरा करने पर जोर। इक्वाडोर में भूकंप से अब तक 246 की मौत, 2500 से ज्यादा जख्मी। 6 प्रांतों में इमरजेंसी, राहत और बचाव के लिए नेशनल गार्ड तैनात। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ लोकतंत्र। नमस्कार।